हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जो अचानक से हिल गई है क्योंकि उनके ऊपर लगभग 50,000 करोड़ के टैक्स नोटिस भेजे गए हैं कि उन्होंने जीएसटी में गोल मोल किया और इतने पैसे उन्होंने पे नहीं किए हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड भी बना है जहां ड्रीम 11 के ऊपर लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर की भी जीएसटी पेमेंट मांगी गई है। ये आज तक की सबसे बड़ी किसी प्राइवेट कंपनी को भेजी गई जीएसटी का अमाउंट है। ओवरऑल ये 50,000 1 लाख करोड़ तक का अमाउंट बताया जा रहा है और लगभग 55,000 करोड़ के नोटिस तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो है ये कहानी समझेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी। आपने ऐसे कई सारे ऐप्स देखे होंगे, ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, इस तरह के कई गेमिंग फैंटेसी ऐप्स आ चुकी हैं। ये उनकी कहानी है जिन पे इतने टैक्सेस लगाए गए। क्यों है ये, क्या है, आइए समझते हैं। उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, इनमें से किस स्टेट में बैटिंग अलाउड है, गैम्बलिंग अलाउड है? गोवा, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। जवाब दीजिए, इनमें से कहाँ पर गैम्बलिंग या बैटिंग अलाउड है? आप मुझे जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा स्टेट वो है। आंसर में लिखिए, आपको फिर मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा भी। सबसे पहली बात क्या हुआ, ड्रीम 11 ने हालांकि कोर्ट भी गए हैं वो कि भाई उन पर जितना जीएसटी का नोटिस लगाया वो गलत है। ड्रीम 11 एक कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, ऑनलाइन गेमिंग। कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि गेमिंग कंपनी है या बैटिंग कंपनी है। तो देखिए, भारत में बैटिंग ऐसे अलाउड नहीं है, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे गैम्बलिंग गोवा, सिक्किम में आपकी अलाउड है, अदरवाइज बाकी राज्यों में अलाउड नहीं होती है। तो देखिए, इंडिया में भी बैटिंग या गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, लेकिन स्किल बेस्ड गेमिंग अलाउड है। अब स्किल बेस्ड गेमिंग क्या होती है, देखिए, अगर आप ना किसी प्लेयर के ऊपर पैसे लगा रहे हैं कि हाँ ये 50 बनाएगा तो मैं जीतूंगा, नहीं बनाएगा तो मैं हारूंगा, रैंडमली ये सिक्का उछाला, वो उस तरह का कि आपने किस्मत के खेल पे भरोसा किया। लेकिन अगर आप किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, फैंटेसी लीग को फॉलो करते हैं, तो यहाँ आप देखते हो इस बैट्समैन का स्कोर पहले कितना रहा है, पिच कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने रन बना पाएगा ये प्लेयर या नहीं बना पाएगा। तो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जहाँ भी स्किल इन्वॉल्व होती है वैसी चीज़ें अलाउड है इंडिया में। दोज आर नॉट बैटिंग, क्योंकि आप बिल्कुल रैंडम नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे कि भाई जाओ कल ये 200 रन बना देगा या नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप एनालाइज कर रहे हो, इसमें के पीछे काफ़ी दिमाग लगता है, टीम बनानी पड़ती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्किल मांगती है, अंडरस्टैंडिंग समझती है गेम की, तब जाकर ये गेमिंग होती है। इसलिए इन्हें स्किल बेस्ड गेम कहते हैं और वो इंडिया में अलाउड है। तो स्किल बेस्ड गेमिंग और कई तरह की जो गेमिंग्स हुआ करती थी ऑनलाइन, इन पर ऑलरेडी 28% जीएसटी लगता था, यानी 28% जीएसटी लगती थी इनकी प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर। मैं आप क्लियर करता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए ड्रीम 11 के ऊपर, आपने कहा ड्रीम 11 पर मैंने एक टीम बनाई है, 100 रुपये की, जो 1 करोड़ का इनाम जहाँ पर होता है कि आप 100 रुपये की टीम में से एंटर करो और जो टीम जीतेगी उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। उसमें हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट करते हो। 100 रुपये में अगर आप वो जीतते हो ना, अगर आप 20 रुपये जीते या 10 रुपये भी जीते, मान लो आपने 100 रुपये जीते 100 रुपये की बैटिंग पे, तो ओवरऑल जो आप जीत के जाओगे वापस पैसे लेके, तो उस पर आपसे वो कंपनी कुछ प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करती है। वो 5% से लेके 20% तक हुआ करता था। तो नॉर्मली जो जीएसटी अप्लाई होती थी पहले 28%, ये जीएसटी इस प्लेटफॉर्म फीस पे अप्लाई होती थी। जितने पैसे आप लगा रहे हो कंपनी की प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लेटफॉर्म फीस जो आप पे कर रहे हो, वो आपकी उस पर जीएसटी लगता था। मान लो किसी कंपनी ने अगर 20 रुपये भी लगाई है प्लेटफॉर्म फीस, तो उसकी जीएसटी मुश्किल से 5 रुपये के आसपास करती है या 3 रुपये के आसपास करती, इतना ही टैक्स उसको देना पड़ता। अब हालांकि गवर्नमेंट ने चेंजेस किया और कहा 28% टैक्स ऑन योर फेस वैल्यू, यानी अगर आप कोई 100 रुपये की बेट लगा रहा है, 100 रुपये का जहाँ गेम में हिस्सा ले रहा है, तो 100 रुपये के ऊपर ही 28 रुपये सीधा टैक्स लगो। पहले जितने का वो प्लेटफॉर्म फीस आपसे चार्ज करते उस पर उन्हें जीएसटी देना पड़ता, क्योंकि वो उनके पास सीधा एज ए प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब उनसे बोला गया कि पूरा का पूरा आप हमें जो फेस वैल्यू है, जितना पैसे पे कोई वो गेम खेल रहा है, उसी पैसे पर हमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी 28%। इससे पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री हिल गई है और 28% जो जीएसटी अब उनकी फेस वैल्यू के ऊपर लगाया गया है, प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो से ड्रीम 11 की जो कंपनी है, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अराउंड 120 करोड़ का इन्हें मुनाफा हुआ है। तो नॉर्मली ये जो जीएसटी फाइल करते थे, अगर आप खेल रहे हो तो जितनी इनकी प्लेटफॉर्म फीस होती थी, आपसे उस प्लेटफॉर्म पे खेलने का जितना लेते थे, ये वो चार्ज लेते थे और बाकी उसी पे जीएसटी फाइल करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो आपकी पूरी जो आपका फेस वैल्यू है उस पर कितना है वो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने देखा कि लगातार ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा था और कई सारी कंपनियां बाहर भी निकल रही थी, लेकिन अब शायद और वो बाहर चली जाए, पर गवर्नमेंट चाहती थी इसको कुछ हद तक रेगुलेट करना। लगातार हम टीवी पे ऐड देखते थे। अब कई ऐसी ऑनलाइन कंपनीज थी जो कहती तो है स्किल बेस्ड गेमिंग है, पर उनका नाम ही बैटिंग पे था, ये गैम्बलिंग के ऊपर था। तो ऐसी कंपनियां ये भी दिखाती थी कि रमी वगैरह कंपनीज जैसे हैं, रमी कंपनीज जैसे हैं, जो लगातार ऐसे बढ़ावा देती थी ऐसे चीज़ों का, ऐसे
प्रैक्टिसेस का जो सोशली काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे पहले गेम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी थी, उसको 21,000 करोड़ का नोटिस गया था टैक्स का। हालांकि उस कंपनी ने अपनी कंपनी बंद कर ली, पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म ही पूरा का पूरा। तो गेम्स क्राफ्ट पे जब 21,000 करोड़ का टैक्स का नोटिस गया था ना, वो आज तक का सबसे बड़ा टैक्स का नोटिस था जीएसटी का जो किसी को दिया गया था। याद रखिए, जितने इस तरह के टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हो तो सरकार ने कहा कि आपकी कमाई का 5% हिस्सा हमें जाएगा, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। जो कस्टमर है, वो कंज्यूमर है, जो व्यक्ति कमा रहा है वो सीधा पे कर रहा है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह होते हैं कि हालांकि वो टैक्स आप ही भर रहे हो लेकिन वो कंपनी के वाया आता है। तो यहाँ पर मुद्दा ये था कि अब ये बात है फेस वैल्यू के ऊपर। अब दिक्कत क्या आ रही है इससे कि जब इतना हाई जीएसटी होगा तो ऑलरेडी कंपनीज ने बहुत से लोगों को अपनी कंपनी से निकालना स्टार्ट कर दिया। ये जो इसमें 2-3 यूनिकॉर्न कंपनियां थी, जैसे एमपीएल कई सारे ऑनलाइन गेम्स करवाती है, ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। फिर ड्रीम 11, ये $8 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी है ये। तो इस तरह की हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज को अगर जब इतना तगड़ा टैक्स का झटका लगा है तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को लग रहा है कि शायद अब वो सर्वाइव ही ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो उनमें एक्विजिशन कॉस्ट होते हैं, कोई व्यक्ति खेलने आ जाए इसके लिए उन्हें बहुत सारे ऐड करने पड़ते हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को हायर करना पड़ता है, इसलिए पर कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट उनकी बहुत होती है जो एडवर्टीजमेंट वगैरह में जाती है। इसलिए ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है काफ़ी अभी एक बुरे स्टेज से गुजर रही है इतने टैक्सेशन के बाद। अभी तो हालांकि मामला कोर्ट में जाएगा और देखते हैं क्या नतीजा आता है। लेकिन पिछली बार गेम्स क्राफ्ट ने भी अपनी कंपनी बंद करी थी जो उन्होंने ऑनलाइन वहाँ पे स्टार्ट किया था इंडिया में, 1-2 आर्म जो थी उसकी। तो क्या अब ड्रीम 11 भी ऐसा कुछ करेगी, और क्या अभी तक के इतिहास का जो सबसे बड़ा ये नोटिस सर्व हुआ है ये कहाँ तक जाएगा, और क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा या इंडिया से गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? आपकी क्या राय है कि आपने कभी ये गेम खेली है, और क्या आपको भी लगता है ये कुछ ठगा हुआ से महसूस कराते हैं या ऐसी लत सी लग सकती है बच्चों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या था? उस क्वेश्चन का आंसर था गोवा जहाँ अलाउड है। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।